हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक स्टोरी की थी चंद्रगुप्त मौर्य की कि कैसे सिकंदर इंडिया पे अटैक करने आ रहा था और इंडिया का एक टीचर था जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे। उसे बहुत चिंता हुई कहीं मेरे इंडिया को सिकंदर पूरा तहस नहस ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। तो वो हेल्प मांगने के लिए कहाँ गया? उस टाइम पे जो मगध पे राज था वो था घनानंद का। घनानंद से हेल्प मांगने के लिए गया, लेकिन घनानंद ने क्या किया? चाणक्य की बेइज्जती करके और उन्हें वहाँ से अपने राजमहल से निकाल दिया। फिर उन्हें रास्ते में एक लड़का मिला जिसको वो लेके तक्षशिला यूनिवर्सिटी में गए और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उसे वहाँ ट्रेनिंग दी, राजा बनाया और उसके बाद दोबारा घनानंद पे अटैक करके घनानंद को मार के और वहाँ पे इंडिया का राजा किसे बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे इंडिया का राजा बना। उसने अटैक कर करके क्या है, अपनी इंडिया की मोस्टली प्रॉपर्टी अपने पास ले ली और उसके बाद जब उसके राज्य में 12 साल बाद का अकाल पड़ा तो फिर एक भद्रबाहु नाम के जैन मुनि ने उन्हें बोला कि तुम्हें अपने भूखे रहकर प्राण त्यागने पड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रजा दोबारा सुखी हो जाएगी। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक श्रवण बेलगोला नाम की जगह जाके अपने प्राण त्याग दिए। अब पहले अपनी एक कुटिया बनाई, वहाँ पे भूखे रहे, प्यासे रहे और 14-15 दिन के बाद क्या है, उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद उनके मगध की जो है कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। मगध के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया उनका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार की कहानी भी हम जानेंगे। उससे पहले हम जिसका इंडिया का पहला राजा जिसने दिया वो थे चाणक्य। चाणक्य एक टीचर थे। तो हाँ, आज हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं वो कवर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य सबको पता है कि सबसे पहला प्रतापी राजा था इंडिया का। इसके बारे में ना विदेशों में भी लिखा गया है। विदेशों में एक बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया सेंट्रोकोट्स। सेंट्रोकोट्स क्यों बोला गया? क्योंकि विदेशी जो आए थे हमारे इंडिया में, विदेशी आए थे ना, मैंने बताया था जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना या कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की बेटी से हो गई थी तो एक विदेशी आया था मेगास्थनीज, जो कहाँ रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसी तरह विदेशी ना इंडिया में घूमने आते थे, वो इंडिया को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि यहाँ कैसे राजा है, कैसी प्रजा है, तो वो उन चीज़ों को ना अपनी बुक्स में लिखते थे। तो एक इसको ना चंद्रगुप्त मौर्य का सेंट्रोकोट्स बोला जाता है। ये किसने बोला सेंट्रोकोट्स? स्ट्रैबो और जस्टिस नाम के दो आदमी थे जो विदेशी थे। वो इंडिया आए, यहाँ घूमे, उन्होंने वहाँ जाके इंडिया के ऊपर जो बुक लिखी उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स बोला। सेंट्रोकोट्स क्यों बोला? इन्होंने लिखा कि ये 6 लाख की सेना थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा राजा था, इसके पास 6 लाख की सेना थी, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला? सेंट्रोकोट्स बोला। किस दो विदेशी और आए, एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने इसको क्या नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स क्यों बोला? इन्होंने बोला कि इसके पास 1 लाख की सेना है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? एंड्रोकोट्स दे दिया। और ये दोनों बातें हमें किसने बताई? एक विदेशी था विलियम जोन्स। 1793 में इसने बुक्स रीड की, ये 2 बुक्स रीड की, ठीक है। और इसमें इसे समझ में आया कि ये जो बुक्स लिखी गई हैं इन राइटर के द्वारा, ये किसको इंडिकेट करती है? जो इंडिया के राजा हैं ये उनके बारे में बताती है। और उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य था तो इसलिए उसे सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स बोला जाता है। ये विदेशियों ने हमारे राजाओं के बारे में लिखी है और इसको रीड करके हमें किसने बताया? विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स कौन है? 1793 में जब अंग्रेजों का राज होगा इंडिया पे तो ये इंडिया आएगा और ये एक सोसाइटी बनाएगा, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, विलियम जोन्स। उसके बाद है चाणक्य। चाणक्य का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में। तो चाणक्य कौन थे? चाणक्य के पिता का नाम चणक था, अपने फादर के नाम पे इनका नाम क्या रख दिया गया? चाणक्य। लेकिन ये स्टार्टिंग से इनका, बचपन से इनका नाम चाणक्य नहीं है। इनका स्टार्टिंग में जब ये पैदा हुए इनका नाम, मूल नेम जो था, ओरिजिनल नेम जो स्टार्टिंग में रखा गया था वो अजय था। उसके बाद इन्हें विष्णुगुप्त भी नहीं बोला जाता है, और क्योंकि ये बहुत कुटिल नीतियाँ बनाते थे राजा को लेके, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? कौटिल्य। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। हम सब पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र नाम देखते ही हमें समझ में आता है कि ये इकोनॉमिक्स की बुक होगी, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। इसमें लिखा गया है, ये राजा के पॉलिटिक्स के बारे में ये बुक है। इसमें लिखा गया है कि एक राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, उसे अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखना चाहिए, उसे शासन कैसे बनाना चाहिए, उसे नीतियाँ कैसी बनानी चाहिए, ये सारी बातें किसमें लिखी है? अर्थशास्त्र की बुक में लिखी है। और ये किसने लिखी थी? ये अर्थशास्त्र में लिखी है। लेकिन रियलिटी ये है, अर्थशास्त्र जब ओरिजिनल लिखी गई थी ना, चाणक्य ने लिखी थी, तो वो ना 12वीं शताब्दी में गुम हो गई थी, वो हमें मिली ही नहीं। बहुत टाइम के बाद, लेटर टाइम में 1905 में एक मैसूर में लाइब्रेरी थी, वहाँ पे एक संस्कृत का स्कॉलर था। उस संस्कृत का एक आदमी जो संस्कृत का स्कॉलर रहा था, बहुत अच्छी संस्कृत जिसे पढ़नी आती थी आर क्षमा शास्त्री।
ये यहाँ वहाँ पे मैसूर में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पे काम करता था। तो यहाँ वहाँ ना बहुत सारा ढेर पड़ा था कागजों का। तो इसे लगा कि इस ढेर में क्या है, तो इसने कुछ देखना शुरू किया। तो वहाँ पे कुछ पेजेस लिखे हुए मिले। तो इसने जब वो निकाल के देखा और उन्हें पढ़ा, तो इन्हें समझ में आया कि ये वही अर्थशास्त्र की बुक है जो किसने लिखी थी, जो चाणक्य ने लिखी थी। और उस ढेर में से, इसे काफ़ी टाइम लगा उन ढेर में से उन पन्नों को इकट्ठा किया, उसे जोड़ा, और जोड़ने के बाद वो बुक जो बनी वो क्या कहलाई, अर्थशास्त्र कहलाई। इसकी ओरिजिनल बुक हमें नहीं मिली थी, ये पन्ने के फॉर्म में मिली थी। वो पन्ने किसने इकट्ठे किए थे, आर शमा शास्त्री ने। और ये कौन था, ये मैसूर की लाइब्रेरी में काम करता था और ये संस्कृत का स्कॉलर रहा था, बहुत ब्रिलियंट था, संस्कृत जानता था। तो जब इसने उस बुक को बनाया, पेज इकट्ठे करके जोड़ा उस बुक को, तो उसके 15 भाग थे, 180 उपभाग हैं और 6080 श्लोक लिखे हैं। और ये कैसी है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई है और ये चंपू शैली में है। इसमें बताया गया है कि एक राजा की क्या क्या कर्तव्य है और राजा को अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो ये चाणक्य ने लिखी थी। तो चाणक्य ने राजा के लिए 7 सप्तांग सिद्धांत दिया था। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो चाणक्य का मानना था कि जिस राजा के पास सप्तांग सिद्धांत है वही राजा ब्रिलियंट है और वो कुछ भी कर सकता है। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसे याद रखेंगे हम राजदक्षम के नाम से। राजदक्षम, RAJ राज, DADKSM, राजदक्षम। इसका क्या मतलब है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की सप्तांग सिद्धांत की। आर का मतलब क्या होता है, राजा। अब कोई प्रजा का ध्यान कौन रखेगा, सबसे पहले तो एक राजा होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आर से क्या बनेगा, सबसे पहले राजा होना चाहिए। ए से अमात्य, अमात्य क्या है, प्रधान, कोई ना कोई राजा का प्रधानमंत्री या उसे सलाह देने वाला होना चाहिए। जैसे जनपद, कोई एरिया तो होना चाहिए। जनपद का मतलब है एरिया। अगर कोई उसके पास एरिया ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो फिर राजा किस बात का। तो क्या होना चाहिए, जनपद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डी से बनता है दुर्ग। दुर्ग मतलब महल, किला होना चाहिए, जो अगर विदेशी या बाहर दुश्मन उस पर अटैक करे तो वो रहेगा कहाँ पे, ऐसा दुर्ग होना चाहिए उसके पास, राजा के पास। सबसे पहले क्या होना चाहिए, राजा। राजा के पास क्या होना चाहिए, अमात्य। अमात्य मतलब कोई ना कोई प्रधान होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए। उसके पास एरिया होना चाहिए, उस एरिया में उसका एक बहुत अच्छा किला होना चाहिए। उसके बाद के से बनता है कोष। कोष मतलब खजाना। खजाना ही नहीं होगा तो फिर राजा अपनी सेना कैसे रखेगा, सेना का खर्चा कैसे उठाएगा, प्रजा को कैसे सुखी रखेगा। तो क्या है, कोष का होना बहुत ज़रूरी है। एस से क्या होना चाहिए, सेना। जब पैसा होगा तभी तो वो सेना रख पाएगा ना, सेना रखेगा, इन्हें सैलरी देगा, तभी तो ये उसके लिए, राजा के लिए काम करेंगे ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए, मित्र, दोस्त, फ्रेंड होने चाहिए। अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे मित्र होंगे उसके आसपास पे, तभी तो वो आगे पॉजिटिव सोच रख के अपने एरिया को बढ़ा पाएगा। तो ये सप्तांग सिद्धांत किसने दिए है कि एक राजा को, ये सप्तांग सिद्धांत एक राजा की क्वालिटी है, ये होनी चाहिए। ये किसने बताया था, चाणक्य ने बताया था। फिर आपको स्टोरी सुनाई थी मैंने कि चाणक्य को ना बहुत चिंता रहती थी हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य की, कि उसे ये लगता था कि उसने सिकंदर से तो बचा लिया, उसने घनानंद को भी मरवा दिया, अब चंद्रगुप्त मौर्य था। अब कोई भी राजा होता है उसके दुश्मन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चाणक्य को ना हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई चंद्रगुप्त मौर्य को जहर ना दे दे। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया। और इतना कम क्वांटिटी में जहर मिलाता था उसके खाने में कि भाई राजा को भी नहीं पता था और उसके शरीर पे ना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता था। तो पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा सा जहर मिलाना शुरू किया। जब उसे लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी जो है वो रिएक्ट नहीं करती इतनी जहर से, वो हैबिचुअल हो चुकी है उसके बाद उसने क्वांटिटी बढ़ाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, वो चंद्रगुप्त मौर्य को मारना नहीं चाहता था। चाणक्य को हमेशा ये डर रहता था कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को कोई मार ना दे या उसके खाने में कोई जहर ना मिला दे। इस वजह से वो क्या चाहता था कि इसकी बॉडी जहर की हैबिचुअल हो जाए। अगर कोई थर्ड पर्सन इसके खाने में जहर मिलाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी पे उसका रिएक्ट नहीं होगा। तो ये सोच के वो क्या है, थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्टिंग थोड़ी सी की, उसके बाद ज़्यादा बढ़ाता उसके खाने में वो जहर मिलाने लग गया। और उसे इस बात का ना चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता था कि ऐसा चाणक्य मेरे खाने में जहर मिलाता है। तो एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे तो उनकी रानी आ जाती है। जब उनकी रानी उनके पास आती है और वो बैठ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी बोल दिया कि भाई तुम भी खाना खा लो। तो जैसे ही उनकी वाइफ ने खाना स्टार्ट किया, अब उसके खाने में तो क्या था, जहर था। वो चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी पे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन दूसरा कोई बंदा उसे खाएगा तो वो तो ऑब्वियसली खाते ही मर जाएगा। तो उस टाइम पे उनके गर्भ में था, रानी के गर्भ में कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिंदुसार उनके गर्भ में था। तो जैसे ही उसने, रानी ने एक निवाला उठा के खाया तो खाते ही क्या है, चाणक्य की एंट्री हो जाती है। और चाणक्य ने देख लिया कि रानी ने क्या है, जहर वाला खाना खा लिया है। तो उन्हें ये था कि भाई
अगर इसने ये खाना खा लिया तो ये तो मरेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये खाना खाते ही मर जाएंगी। और इनके पेट में जो बच्चा है वो भी क्या है, आने वाला जो इसका राजा होगा, हमारे प्रॉपर्टी का जो राजा का वंशज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसने राजा की तलवार वहीं पड़ी थी। जैसे ही उसने देखा कि रानी ने खाना मुंह के अंदर रख लिया है, तो उसने राजा की तलवार निकाली और चाणक्य ने क्या है, उसकी रानी की गर्दन को काट दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही उसने निवाला खाया था तो उसकी थोड़ी सी जहर ना उनके गर्भ तक भी पहुंच गया था, और जिसकी वजह से जहर की एक बूंद उनके माथे पे हो गई थी, जो बच्चा उनके पेट में था, और जहर की एक बूंद, नीली बूंद यहाँ पे माथे पे हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम क्या पड़ा, उस बच्चे का नाम बिंदुसार हो गया। ठीक है। और एक उनके नाम के पीछे ये भी कहावत है, बिंदुसार के पीछे, कि जब जैसे ही उन्होंने देखा कि रानी ने जहर का खाना खा लिया है, तो उन्होंने तलवार ली और रानी का पेट चीर के और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। और क्योंकि बच्चा टाइम से पहले गर्भ से बाहर आ चुका है, तो जब भी गर्भ से टाइम से पहले कोई बच्चा हो जाता है ना, तो वो फिजिकली बहुत कमज़ोर होता है, वो जिंदा बहुत ही रेयर बच पाता है। तो चाणक्य को ये चिंता थी कहीं बिंदुसार मर ना जाए, क्योंकि टाइम से पहले क्या है, ये पैदा हो गया है, धरती पे आ गया। तो वो क्या करते थे चाणक्य, 7 दिन तक वो क्या है, बकरी लाते, बकरी का पेट काटते और उसे मारते नहीं थे बकरी को, सिर्फ उसका पेट चीरते और उसको बिंदुसार को उसके पेट में रख देते थे, गर्भ में रख देते थे, जिससे क्या है, उसे गर्माहट मिलती थी बकरी से। तो इस वजह से भी क्या बोला जाता है कि बिंदुसार के नाम के पीछे इसका नाम बिंदुसार रख दिया। बिंदुसार का मतलब होता है कि बकरी के गर्भ, बिंदु होता है बकरी और सार होता है उसके गर्भ में, तो इस वजह से भी इसका नाम क्या है, बिंदुसार पड़ा। तो ये 2 कहावतें चलती हैं बिंदुसार के नाम के पीछे कि बिंदुसार का जन्म इस तरीके से हुआ था। अब क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो वहाँ से जा चुका है और उसकी डेथ भी हो चुकी है, लेकिन चाणक्य जिंदा है और बिंदुसार भी अब बड़ा हो गया है। तो जब बिंदुसार भी बहुत अच्छा राजा था, तो बिंदुसार ने भी क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया। उसने भी क्या है, बहुत सारी लड़कियों से शादी करी, राजकुमारियों से, ताकि वैवाहिक संबंध क्या है, उसके एरिया में ज़्यादा हो सके और आसपास की प्रॉपर्टी उसे मिल सके और वो एक पावरफुल राजा बन सके। तो किसी ने ना ऐसे अच्छा काम चल रहा था, चाणक्य की भी बहुत रिस्पेक्ट करता था बिंदुसार। उसे ये पता था कि मेरे फादर को बनाने वाले चाणक्य ही हैं, वो चाणक्य से हर तरीके से सलाह लेता है। लेकिन किसी एक बार क्या हुआ, किसी ने ना उसके कान भर दिए बिंदुसार के कि तुम्हारी माँ की को ना इसने चाणक्य ने मारा था। तो बिंदुसार को ये बात ना कहीं ना बहुत बुरी लगती है कि भाई चाणक्य ने मेरी मदर को मार दिया, लेकिन जिसने उसके कान भरे बिंदुसार के, उसने ये नहीं बताया कि क्यों मारा, उसे बस इतना बताया कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था, चाणक्य ने मारा था। तो वो ना चाणक्य के साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर करने लगा। अब चाणक्य कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि समझ नहीं पाता इन चीज़ों को, तो चाणक्य को समझ में आने लगा कि बिंदुसार का ना कुछ प्रॉब्लम है मुझसे, और ये मुझसे अच्छे तरीके से वो जो इज्जत देता था वो इज्जत भी देना उसने बंद कर दिया। तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हो रही थी चाणक्य को। तो चाणक्य ने बिंदुसार से जाके पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने कुछ बताया नहीं। तो उसने चाणक्य ने बोला कि चाणक्य समझदार थे बहुत, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले आदमी थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी, कोई बात नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो और बेटा मुझे ना संन्यास लेना चाहिए और तुम अपना राजकाज संभालने वाले हो, संभाल सकते हो। अब तुम एक पावरफुल राजा बन चुके हो, तुम्हारे पिता जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेवारी मुझ पे देके गए थे, क्योंकि उस टाइम पे तुम छोटे थे, लेकिन अब बड़े हो गए तो तुम अपना राजपाट खुद संभालो और मैं संन्यास लेके जंगल में जा रहा हूँ। तो वो वहाँ उसे छोड़ के चले जाते हैं बिंदुसार को, और बिंदुसार उन्हें रोकता भी नहीं है, क्योंकि बिंदुसार के माइंड में क्या भरा हुआ था कि इसने मेरी माँ के मारा था। ठीक है। तो वो चाणक्य जो है जंगल में जाके अपनी झोपड़ी बना के और वहाँ रहने लग जाते हैं, अपना जीवन काटने लग जाते हैं। अब चाणक्य क्योंकि बहुत ओवर एज तो हो ही चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल, तो किसी एक दासी थी वहाँ पे, उस दासी ने चाणक्य के जाने के बाद बिंदुसार को रियलिटी बताई कि भाई तुमने जो सोच के चाणक्य को यहाँ से बाहर निकाला है, चाणक्य ने तुम्हारी माँ को इसलिए मारा था क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे। तुम्हें बचाने के चक्कर में क्या है, चाणक्य ने उसको, तुम्हारी मदर को मार दिया था। तो उसको, बिंदुसार को बहुत बुरा लगता है कि मैंने पूरा सच जाने बिना क्या है, चाणक्य को बाहर निकाल दिया। फिर वो चाणक्य को दोबारा मनाने के लिए जाते हैं वहाँ पे जंगल में, तो उसे बोलते हैं कि आप वापस चलिए। तो चाणक्य बोलता है कि अब मेरी एज तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब मैं वापस जाके क्या फ़ायदा है, मैं यहीं पे रहूँगा। तो वो जाता नहीं है वापस, चाणक्य वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन बिंदुसार बोलते हैं कि ठीक है आप यहीं रहिए, लेकिन मैं आपकी पूरी सेवा जो होती है वो सारी मैं काम राजमहल में बैठे बैठे ही कर दूंगा। तो बिंदुसार ने क्या किया, अब राजा तो था ही, उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तो नौकर चाकर वहीं पे लगा दिया जो उसकी झोपड़ी में उसकी सेवा करते हैं, उसका सारा काम कर देते थे चाणक्य का। फिर धीरे एक दिन क्या हुआ, चाणक्य को ना पैरालाइज हो गया, तो उनकी बॉडी
काम करना बंद कर गई और ना उनसे बोला जाता था, क्योंकि उनकी जीभ वगैरह सारी क्या है पैरालाइज हो गई थी। वो चुपचाप एक जगह लेटे रहते थे बस। तो बाहर से नौकर आते राजमहल से, उन्हें खाना खिलाते, उनकी साफ सफाई करते और वो वापस चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो जिस आदमी ने बिंदुसार के कान भरे थे चाणक्य के खिलाफ, तो वही आदमी आता है। और एक दिन क्या होता है, जब भी वो राजा के आदमी आते थे ना उसकी सेवा करने के लिए चाणक्य की, तो जाते टाइम जब वो रात को वापस जाते थे एक दिया जलाते थे। दिया उसके दरवाजे के साथ रख के चले जाते थे कि भाई जब हम सुबह आएंगे तो सारी रात इसकी यहाँ पे लाइट रहेगी। तो एक बार जब वो आदमी जो उनका दुश्मन था चाणक्य का, वो आया, उसने देखा कि सारे पहरेदार जो है इसकी सेवा करके और दिया जला के जा चुके हैं राजमहल में। तो वो आके क्या करता है, वो मिट्टी का तेल तो होता ही था, पहले दिए मिट्टी के तेल से जलते थे, तो उस मिट्टी के तेल को गिरा देता है और उस दिए को गिरा देता है, जिससे क्या है चाणक्य की आग लग जाती है। अब चाणक्य सब कुछ देख रहे हैं कि ये बंदा मेरी झोपड़ी में आग लगा रहा है और मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा सकते, वो उठ भी नहीं सकते, क्योंकि क्या है वो पैरालाइज हो चुके हैं। तो क्या है, ऐसे ही जब वो दिया लुढ़का के चले जाते हैं और उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है और जिंदा ही चाणक्य की क्या है जल के मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब देखो कितना बड़ा एक समझदार टीचर था जिसने पूरे इंडिया को एक बनाया, एक राजा बनाया, एक आम लड़के को क्या है उसने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ले जाके शिक्षा दीक्षा दी, उसे एक अच्छा राजा बनाया और पूरे इंडिया का राजा बना के, और उनकी डेथ देखो कितनी दर्दनाक हुई कि वो बोल भी नहीं सके। उन्हें दिख रहा था कि ये आदमी मुझे मार रहा है, मेरी झोपड़ी में आग लगा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो उसके बाद इस तरह से क्या है चाणक्य की डेथ हो जाती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की भी डेथ हो चुकी है, चाणक्य की भी डेथ हो चुकी है। अब कौन बचा है, बिंदुसार। बिंदुसार इसके जन्म से रिलेटेड मैंने सारी स्टोरी आपको सुना दी है। अब बिंदुसार का राजकाज जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। फिर इनके बच्चे होंगे, इनके बच्चे तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन जो दो इनके जो पावरफुल बच्चे हैं, एक होगा सुसीम और दूसरा होगा अशोक। कल की वीडियो में हम सुसीम और अशोक की स्टोरी के बारे में जानेंगे। आई होप आपको बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।